गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि 70 नंबर का पेपर है और परीक्षा की अवधि 3 घंटे है। उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो कि कंपलसरी होता है, उसमें आपके 10 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 2 अंक का होता है। शब्द सीमा उसमें होती है 50, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका बी पार्ट भी होता है जो कि निबंधात्मक प्रश्न होता है। आज हम पार्ट ए को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे प्रश्न पिछले 4 सालों में परीक्षा में आए हुए हैं, तो देखते हैं इस प्रश्न को, इस पेपर को हल करते हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखिए। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अपन जानते हैं 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसके आधार पे इस पाउली का अपवर्जन सिद्धांत से क्या होता है कि एक परमाणु कक्षक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनकी संख्या है 2, क्योंकि यदि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका चक्रण यदि +½ है तो दूसरे का चक्रण -½ होना जरूरी है, क्योंकि इस परमाणु कक्षक के लिए 3 क्वांटम संख्या n, l और m, ये तो सेम हो ही गई, n और l और m। इसलिए इसके लिए परमाणु कक्षक में एक यदि चक्रण क्वांटम संख्या +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न, प्रकाश फोटोन के लिए डी ब्रोगली तरंग समीकरण लीजिए सब। लैम्बडा = h/p या लैम्बडा = h/m/c। ये प्रकाश फोटोन के लिए डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, जहाँ h क्या है, जहाँ h प्लांक का स्थिरांक है, p फोटोन का संवेग है, m फोटोन का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। बस आपने इतना सा लिख दिया और आपके सवाल का जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, डी कक्षकों की आकृति बनाकर उनके विन्यास लिखिए। डी कक्षकों की आकृति बनाकर उनके नाम लिखने। तो डी कक्षक देखिए ये है आपका, ये जो सबसे पहला वाला है आप देख रहे हैं XY प्लेन में दोनों एक्सिस के बीच में इनके लॉब से डबल डम्बल इसका शेप है डी कक्षकों का। इसका नाम है DXY, इसका नाम है DYZ, इसका नाम है DXZ। ये चौथा वाला है। इसमें देखिए ये जो लॉब्स है ये अक्षों की तरफ है, अक्षों की तरफ है, ये है ना। इसका नाम है DX² - Y² और ये ZX की तरफ है, ये कहलाता है DZ²। ये 5 डी कक्षक है। पांचों के मैंने आपको आकृति भी बना दी, देखिए है ना, आकृति बना दी पांचों की और पांचों का आपको नाम भी बता दिया। सवाल आपके हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल विन्यास लिखिए। चौथा प्रश्न है ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल विन्यास। देखिए ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल विन्यास लिखते हैं। ये ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसको बोलते हैं। आणविक कक्षक चित्र, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, इनका अतिव्यापन से क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक बना ऑक्सीजन का। ये इधर है आपके ऊर्जा बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 1 या ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो 1s2 तो भर रखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2p4, ये 2p4, ठीक है। अब इनको भरना है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएंगे, फिर 2 यहाँ, 2s, ये 2s सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब ये 2p में जो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे, 2 यहाँ भर गए, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां पेयरिंग हो गया, छठा पेयरिंग हो गया। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हुंड का नियम ये कहता है कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। ये है ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल विन्यास, जिसमें π2px और आप देख रहे हैं यहाँ पे π2px और π2py में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस कारण से ये जो यौगिक है वो अनुचुंबकीय भी होता है। ऑक्सीजन अणु का ऑर्बिटल विन्यास ऑर्बिटल डायग्राम से मैंने बता दिया। अब आइए आप इसमें अगला प्रश्न क्या है, प्रोपाइन अणु में प्रत्येक कार्बन पर संकरण के प्रकार को दर्शाइए। प्रोपाइन अणु है ना, प्रोपाइन आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका मतलब है ना, इसका स्ट्रक्चर जी आपको पता है, बहुत ही आसानी से कर लें। प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोप मतलब 3, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बस बची हुई कार्बन की संयोजकताओं को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो सबको पता है। इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कारण से इसका संकरण हो गया sp3। इसके ऊपर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन के ऊपर टोटल 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हुआ तो इसका संकरण हुआ sp। ये स्थिति इस कार्बन के लिए भी है, ये भी sp संकरण। तो ये आपके प्रोपाइन में तीनों कार्बन परमाणु पर संकरण के प्रकार को मैंने दर्शा दिया, sp3 sp और sp। चलिए अगला सवाल अपन लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रोपाइन, ये हो गया।
नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्या तात्पर्य? बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में बांटा गया है। नाभिक स्नेही वे अभिकर्मक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो सकता है, ये ऋणावेशित हो सकते हैं, उदासीन भी होते हैं, या उदासीन अभिकर्मक या प्रजाति जिनमें इलेक्ट्रॉन का अधिक होता है, या ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, या जिनका अष्टक पूरा नहीं है। जो अष्टक है ना, उदासीन जो अणु है उसमें अष्टक पूर्ण नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहते हैं। इसके मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। नाभिक स्नेह के कुछ एग्जाम्पल देखिए। OH नेगेटिव, NH3 उदासीन अणु है ना, लॉन पेयर इसके पास, तो ये नाभिक स्नेह हुआ। पानी H2O है ना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं ना। एक को लिखते हैं क्लोराइड आयन है ना, 2 तो ऋणायन ले लिए मैंने, ये 2 ऋणायन ले लिए और 2 उदासीन। इलेक्ट्रॉन स्नेह देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेह के एग्जाम्पल देखिए। CH3 पॉजिटिव, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। एक लिखिए क्लोरोनियम आयन, ये देखिए ऊपर मैंने लिखा क्लोराइड आयन, ये नाभिक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 2 उदासीन ले लेते हैं अपन। AlCl3, यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आप ले लीजिए BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल बहुत है और ये छोटे प्रश्न के लिए इतना जवाब पर्याप्त है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न यौगिक का EZ विन्यास ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है। देखते हैं इसको, 7वें का जवाब देखिए किस तरीके से करना है अपने को। निम्न यौगिक का EZ विन्यास। EZ का मतलब क्या होता है पता है आपको? EZ का मतलब ये होता है E का मतलब होता है विपरीत, और Z का मतलब होता है साथ साथ। ये विपरीत और साथ साथ का मतलब क्या है? देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों, है ना, ये इनसे जुड़े हुए 2 समूह हैं, हाइड्रोजन और CH3। हम इनके वरीयता निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले कार्बन के लिए भी जो जुड़े वाले समूह H और Cl, इनके वरीयता निकालते हैं। समान वरीयता वाले समूह यदि डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है, मतलब इस तरफ है या नीचे की तरफ है, तो वो कहलाएंगे सिस। सिस का ही दूसरा नाम आपके क्या हो जाता है? साथ साथ या Z। देखें इसमें इस कार्बन की क्या स्थिति है, उसके बाद अपन दूसरे कार्बन की स्थिति निकालते हैं। इस कार्बन में देखिए, ये जो है ना हाइड्रोजन की वरीयता और CH3 की वरीयता, ऑब्वियसली CH3 को नंबर 1 मिलेगा, H को नंबर 2 मिलेगा। ज़्यादा वरीयता C का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले। इस कार्बन की स्थिति है, इसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे ये है, और ये H जो नंबर 2 पर। अब देखिए समान वरीयता वाले समूह किधर हैं? समान वरीयता वाले समूह देखिए, ये समान वरीयता ज़्यादा वरीयता वाले समूह, ये देखिए डबल बॉन्ड के, ये इधर CH3 इधर Cl है ना, विपरीत है ना, ये विपरीत है ना, ये जैसे विपरीत हो गए, इसका मतलब ये हो गया, इसका विन्यास क्या हो गया? E। इसका विन्यास क्या है? E। तो इस यौगिक का विन्यास हो गया आपके E विन्यास। बस ये इसका उत्तर है। तो इतना सा आप लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 8वां लास्ट प्रश्न है साहब। वुड्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। वुड्स अभिक्रिया एल्केन बनाने की विधि है। वुड्स अभिक्रिया ये अभिक्रिया एल्केन बनाने की विधि है। ये एल्केन बनाने की विधि, देखिए एल्केन बनाते कैसे हैं। एल्केन बनाने की विधि में देखिए हमने क्या लिया? एल्किल आयोडाइड है ना, मिथाइल आयोडाइड लिया, सोडियम धातु, ये धातु है सॉलिड, इसकी उपस्थिति में मिथाइल आयोडाइड के 2 अणु, शुष्क ईथर, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? शुष्क ईथर, ये शुष्क ईथर है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होगा? देखो ये 2Na निकल गया और क्या बन गया? CH3, ये बन गई एथेन। तो एथेन बनाने की विधि हो गई। ठीक है, इसे और दूसरी एल्केन भी बनाई जा सकती है। इस विधि से हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन वाली ही एल्केन इसमें बनती है। तो ये आपके इस पेपर का सॉल्यूशन हुआ। और भी इस पेपर का यदि इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, इसमें कोई कमी रह गई हो वो मेरे को बताएं। और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।